हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विकल्प ए है विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर शून्य होगी। विकल्प बी दिया गया है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के सभी बिंदुओं पर शून्य होगी। विकल्प सी दिया है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के लंबवत होगी। और विकल्प डी दिया है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समांतर होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई भी विद्युत द्विध्रुव है, उस विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बारे में बताना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं तो दो आवेश जो क्या हो, परिमाण में समान हो लेकिन विजातीय प्रकृति के हो। हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दो आवेश, तो हमने यहाँ पर ले लिया एक आवेश ऋणात्मक क्यू, एक आवेश धनात्मक क्यू। तो दो आवेश जो परिमाण में समान तथा विजातीय प्रकृति के हों, उनके बीच की दूरी यदि 2a है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच का पृथक्कन अगर 2a है, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है बच्चों, उसे हम किससे दर्शाते हैं? p से दर्शाते हैं। तथा ये हमारे पास किसके बराबर होता है? तो ये हमारे पास होता है जो हमने आवेश लिया उसका परिमाण। किसके बराबर होता है? आवेश का परिमाण गुणा उनके बीच का पृथक्कन। और उनके बीच का पृथक्कन हमारे पास कितना है, या उनके बीच की दूरी हम बोल सकते हैं। तो आवेश का परिमाण गुणा उनके बीच की दूरी के बराबर होता है। अर्थात हमारे पास विद्युत द्विध्रुव का मान किसके बराबर आया? तो P है, इसका मान हमारे पास हो गया Q गुणा 2a के बराबर। तथा ये जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसकी दिशा कैसे होती है बच्चों? इसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। अर्थात ऋणात्मक Q से धनात्मक Q की ओर इसकी दिशा होती है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेश जो परिमाण में समान हो लेकिन विजातीय प्रकृति के हों और उनके बीच की दूरी अगर 2a है, तो वो एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करती है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो होती है, यह विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति होती है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, जो विद्युत द्विध्रुव है इस विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। ये हो गई विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। और एक होता है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। तो ये हमारे पास है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ये हो गई अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। हम क्या देखते हैं कि जब हम विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर कोई बिंदु P ले लेते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, कोई बिंदु P ले लिया, तो इस बिंदु P पर ऋणात्मक आवेश Q तथा धनात्मक आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो क्या होगी, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बच्चों, वो दूर होती है आवेश से, अर्थात बाहर की ओर होती है। तो ये हमारे पास हम बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर मान लिया बिंदु A है, यहाँ पर मान लिया बिंदु B है और बिंदु P पर तो हमारे पास धनात्मक आवेश के कारण EB और ऋणात्मक आवेश के कारण आवेश की ओर होती है। तो ये इस तरह से होगी। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसी प्रकार बच्चों हम निरक्षीय स्थिति पर देखते हैं। तो निरक्षीय स्थिति पर हम धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश दोनों के कारण देखेंगे। तो अब हम धनात्मक आवेश के कारण देखते हैं। तो धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों, वो इस तरफ होगी, अर्थात बाहर की ओर होगी। तो हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पर ई बी हो गई, और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश के कारण उसकी ओर ही होगी, अर्थात ई ए होगी। तो परिणामी हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरह से प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता होगी वो ये ई सदिश इस प्रकार से हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास जो परिणामी तीव्रता है वो हमें इस दिशा में प्राप्त होगी। इस दिशा में क्यों प्राप्त होगी बच्चों? क्योंकि हमारे पास ईबी जो है वो ईए से बड़ा होता है। ईबी ईए से कैसे बड़ा होता है, हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र जो है, तो ईबी ईबी हमारे पास हम देखते हैं, ये हमने मूल बिंदु ओ मान लिया, ये दूरी हमारे पास ए है, ये दूरी हमारे पास ए है। तो ये बिंदु पी जो है, हम मानते हैं कि जो ये बिंदु ओ है, इस बिंदु ओ से ये बिंदु पी जो है ये आर दूरी पर है। बिंदु पी बिंदु ओ से आर दूरी पर है। तो हम जब ई ए का मान निकालते हैं तो ई ए का मान हमारे पास कितना प्राप्त होता है, ई ए का मान हमें प्राप्त होता है के गुणा क्यू, अक्षीय स्थिति में आर ऋण ए के बराबर। और ईबी का मान अगर हम निकालते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है के गुणा क्यू आर धन ए के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ईबी होता है, ये ईबी ये हमारे पास किससे बड़ा होता है, ई ए से बड़ा होता है। अक्षीय स्थिति में हम बात कर रहे हैं, कौन सी स्थिति में बच्चों, अक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी। तो यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, जिसमें हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में और उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में देखा। तो चलिए बच्चों, अब इसके आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं प्रश्न का हल। अब प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति है, इस निरक्षीय स्थिति में क्या हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो विद्युत द्विध्रुव है उसके समानांतर प्राप्त हो रही है, अर्थात निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समांतर प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्ष के सभी बिंदुओं पर क्या होगी, निरक्ष के सभी
बिंदुओं पर समानांतर होगी। किसके? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष के सभी बिंदुओं पर समांतर होगी। कैसी होगी बच्चों? समांतर होगी। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विद्युत द्विध्रुव जो है इसके समानांतर हो रही है। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विकल्प डी निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समानांतर होगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।